प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो उत्तर है ए, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में संपन्न हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रश्न नंबर 2, वर्नाकुलर प्रेस कानून किसने प्रस्तावित किया? उत्तर है बी, लॉर्ड लीटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल को 1880 में पारित हुआ। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इससे अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्रों से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरोध हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालयों को जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। प्रश्न नंबर 3 है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो उत्तर है सी, 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। प्रश्न नंबर 4 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? उत्तर है ए, लाला हरदयाल। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र वरकुल्ला, रासबिहारी बोस, भाई परमानंद, करतार सिंह सारभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। प्रश्न नंबर 5 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? तो उत्तर है ये, राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारक का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। प्रश्न नंबर 6 है, सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की? उत्तर है ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेल्टिक को इसी सती प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेल्टिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था और 1830 में यह नियम बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी? तो उत्तर प्रदेश होगा। सुचेता कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में बनी। भारत में किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव सुचेता कृपलानी को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 8 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक दंगों को भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित देना था। इस मंडल में श्री
निवास शास्त्री, J.K. देवधर, N.M. जोगी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा हुए। M.G. सीतलवाड़, B.N. राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। प्रश्न नंबर 9, दीपा मेहता की फिल्म वाटर के विरुद्ध सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन का नेता कौन था? तो उत्तर है बी, RSS। दीपा मेहता फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं। दीपा मेहता की विवादित फिल्म वाटर के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सहयोगी संगठन के साथ सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन चलाया। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया था? तो उत्तर ए है मणिबेन पटेल। मणिबेन पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी। मणिबेन गांधीवादी विचारधारा की समर्थक थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी साधनों के प्रयोग का कभी समर्थन नहीं किया, जबकि शेष अन्य महिला नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन में क्रांतिकारी साधनों का समर्थन रही। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर है ए, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से शाखा है। इसकी शक्तियां केवल सिफारिश प्रकृति की है। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति करना आवश्यक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन संसद से पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ। इस अधिनियम का नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। विस्तार जम्मू कश्मीर और को छोड़कर शेष भारत पर है। राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है, जो वर्ष 1993 के अधिनियम से ही शक्तियाँ प्राप्त कर कार्य करती है। आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसका एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 3 अन्य सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर होती है। राष्ट्रीय मानव हितकर आयोग की शक्तियां सिफारिश प्रकृति की है। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि उपयुक्त में सभी संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। आपात में केंद्र में शक्ति बढ़ जाती है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्गठित कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक लक्ष्य भी विद्यमान है, यथा सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन प्रबंध आदि स्पष्ट है। भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था स्थापित की गई है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यों के पुनर्गठन में नहीं है? तो उत्तर है ए, अविनाशी। बाकी सब है परवर्ती संसद के किसी राज्य के नाम बदलने का अधिकार, केंद्रीय संसद को नए राज्यों के निर्माण का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति का वर्णन करता है। किसी राज्य में से इसका राज्य क्षेत्र अलग करके अलावा अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य के क्षेत्र में बढ़ा सके, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सके, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल विरासत है जो अंग्रेजियों ने भारतीय प्रशासन तक पहुंचाया था? उत्तर है सी, सैनिक प्रशासन। मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक के शासकों को बृहद क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए एक बृहद सेना की आवश्यकता थी। मुगलों ने सैनिक प्रशासन में रुचि दिखाई और उसे वर्गों में बांटकर प्रशासन का संचालन किया। उनके उत्तरवर्ती अंग्रेजों ने भी कमोबेश उसी सैनिक व्यवस्था को अपनाकर 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। स्वतंत्र भारतीय प्रशासन में आज भी सैनिक प्रशासन के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित
दिए गए मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में दिए गए वक्तव्य पर कौन सी अद्यतन स्थिति सही है? तो उत्तर है डी। कुछ मामलों में नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी जाती है। 25वां संविधान संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त आय को सीमित करता है। प्रश्न नंबर 16 है संघ सरकार का राज्यों के विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है? केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। वर्तमान में 28 राज्य और कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। जिन राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया उनके केंद्र द्वारा प्राप्त राशि का 90% अनुदान एवं 10 बिना ब्याज के कर्ज के रूप में दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है, तो उत्तर है बी यानी जाति की राजनीति। भारतीय लोकतंत्र की गणना विश्व के महानतम लोकतंत्रों में होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संचालन में दिनों दिन पारदर्शिता आने की वजह से भारत का लोकतंत्र चुनाव दर चुनाव निखरता जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में राजनीति से आम जनों का मोहभंग होता जा रहा है, जिसका कारण राजनीतिक दल जन आकांक्षाओं पर पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाना। भारतीय लोकतंत्र में प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्न है: निर्धनता, सांप्रदायिकता, जाति की राजनीतिक अपराध का राजनीतिकरण, निरक्षरता आदि। प्रश्न नंबर 18 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? तो उत्तर है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, उत्तर ए सी सही है, 1 और 4, 356 अनुच्छेद 356 यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलने पर या अध्यस्त या समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के बंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावित करने में असफल होता है, तो यह राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि सत्ता संभाले या स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे अब राज्य सरकार संविधान के प्रबंध व्यवस्था को अनुरूप नहीं चल सकती। प्रश्न नंबर 19 अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, तो उत्तर है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका स्थापना संविधान का अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हुई। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो उत्तर है ए संघात्मक शासन प्रणाली। भारत का संविधान संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि। यद्यपि भारतीय संविधान में बहु बड़ी संख्या में एकात्मक लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे सशक्त केंद्र एवं संविधान एकत्र नागरिकता आदि। प्रश्न नंबर 21 है साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जा सकता। उत्तर है भी महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी। वर्ष 1919 में मॉन्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने में स्थित है, किंतु ब्रिटेन में आम चुनाव के कारण कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व की अवधि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे से कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। स्वराज दल को कमजोर कर एवं भारतीयों की उभरती
राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करना भी साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण माना जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 के कार्यक्रम में से संबंधित? उत्तर है डी, ब्रिटिश सरकारियों का अपमान करना। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ, किंतु 5 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्त था। इसके साथ ही सरकार, उपाधि, स्कूल, न्यायालय तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार भी योजना थी। असहयोग आंदोलन के दौरान देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई एवं स्वदेशी को कई प्रोत्साहन मिले। ब्रिटिश अधिकारियों के अपमान संबंधी कोई प्रस्ताव या कार्यक्रम असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं था। प्रश्न नंबर 23 है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत प्रतिबिंबित हैं? तो उत्तर है ए, संविधान निर्माताओं के सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के दर्शन को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 24 से, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? उत्तर है सी, नैसर्गिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में अंतर्गत राज्य का लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? उत्तर है डी, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना जैसे कि तत्व नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित नहीं है। यद्यपि संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद वर्णित है जो महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी कारकों का पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, जबकि अनुच्छेद 41 राज्य द्वारा दशाओं को कम शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रयास उपंत करेगी। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगी। अनुच्छेद 48 गोवध निषेध का प्रावधान करता है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा गांधी के स्वराज की अवधारणा है? उत्तर है सी, स्वशासन। स्वराज के अर्थ का परिभाषित करते हुए गांधी जी ने लिखा है, स्वराज एक पवित्र शब्द है व एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ आत्म शासन, स्वशासन और आत्म संयम है। अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस अक्सर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आज़ादी या स्वच्छता का अर्थ देता है। यह अर्थ स्वराज शब्द से नहीं है। प्रश्न नंबर 27 है, द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू की गई थी? तो उत्तर है बी, 1919 के अधिनियम द्वारा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड द्वारा प्रस्तुत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार के संबंध में भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। इसमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली वर्ष 1921 में
1937 तक 9 प्रांतों में चलाया गया, लेकिन बंगाल में वर्ष 1927 से 1927 के मध्य प्रांत में 1927 से 1926 तक मिलता रहा। प्रश्न नंबर 28 है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और यह किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह धारणा कहलाती है। तो उत्तर डी बैठ जाना। मर्यादा, विनम्र एवं स्वीकार व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग, सदन के किसी भी सदस्य द्वारा वह जिस दल को चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर प्रदान, किसी के सरकारी अधिकारी के किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदान कहलाता है। बैठ जाना, अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदन का सदस्य बने बिना सदन की अध्यक्षता करता है? उत्तर है बी, यानी भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा होता है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 89(1) के अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न नंबर 30 है, लोक सेवाओं में नियुक्ति का कौन सा तरीका नहीं है? तो उत्तर है डी, यानी निर्वाचन। निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जबकि लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार का आयोजन होता है। प्रश्न नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने स्वीकार किया? तो उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान ने अपनी चौथे अधिवेशन यानी 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां तथा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। प्रश्न नंबर 32 है, कर्नाटक की प्रथम प्रजा कौन है? तो उत्तर है ए, राज्यपाल। किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक वह राज्यपाल होता है, अतः कर्नाटक का प्रथम प्रजा वहाँ का राज्यपाल है। प्रश्न नंबर 33 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी करने का अधिकार निहित है? तो किसमें निहित है? सर्वोच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख में किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता का महत्तम रक्षक माना जाता है या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारों के आदेश दिया और बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करे। प्रश्न नंबर 34 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया? तो उत्तर है सी, संसद के पारित एक अधिनियम के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल को चुनिए? उत्तर डी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम पार्टी। ये क्षेत्रीय दल है। वर्तमान देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 7 है। इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, बहुजन समाज पार्टी BSP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी M, CPI-M, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP तथा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, जबकि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कन्नड़, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। प्रश्न नंबर 36 है, राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है सी, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद
53 के अनुसार संघ के सभी अधिकारियों उसके अधीनस्थ होते हैं। अब राष्ट्रपति राजदूतों, उच्च आयुक्तों आदि की नियुक्ति करता है। अन्य देशों के साथ ऐसे होने वाले संधियों की राष्ट्रपति के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 37 है, जब आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो तो तब अधिकारों की स्थगित करने के संबंधी प्रावधान किया गया। तो उत्तर है बी, यानी जर्मनी के वाइमर संविधान द्वारा। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 38 है, पंथ निरपेक्षता से दर्शाता है। तो उत्तर है नागरिकों, धार्मिक मामले, राजनीति, हस्तक्षेप। तो उत्तर है सभी धर्मों के प्रति समान। पथ निरपेक्षता जो है सभी धर्मों के समान दर्शाता है। भारत पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय और सम्मान अपेक्षित है। प्रश्न नंबर जाति संहार है, तो यह सामूहिक हत्या। जाति संहार का तात्पर्य बहुत सारे व्यक्तियों के एक कुल, वर्ग या जाति से संबंधित हो की सामूहिक हत्याओं से है। यह हत्याएं अकारण निजी स्वार्थ हेतु अथवा अपराध प्रबुद्धि युद्ध जनित हो सकती है। प्रश्न नंबर 40 है, आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ गया। उत्तर है ए, यानी 2010 में। परमाणु दायित्व अधिनियम संसद के वर्ष 2010 में पारित हुआ। इसके अंतर्गत भारत को भौगोलिक सीमा के भीतर किसी भी गैर सैनिक परमाणु संयंत्र में किसी प्रकार का दुर्घटना होने की स्थिति में संचालक उत्तरदायी तय किया जाएगा। इस कानून के माध्यम दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति या मुआवजा मिल सकेगा। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 41 है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो 2005 में। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 भारत के संसद द्वारा पारित हुआ कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम एक विधिक अधिकार है जिससे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 42 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर 25 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर डी सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपरांत में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी 2011 को शुरू किया गया। उल्लेखनीय है कि 25 जनवरी 2050 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 43 है, भारत में अंतर्जातीय परिषद कब स्थापित की गई। तो उत्तर है 1990 में। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। वर्ष 1988 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग सरकारिया आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। 1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। इस परिषद में 6 केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, CPI IPC का मतलब है इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड उत्तर है इंडियन पीनल कोड। CPI इंडियन पीनल कोड का भारतीय दंड संहिता होता है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में 1862 में लागू किया गया। भारत में यहाँ से किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों के परिभाषित और दंड का प्रावधान। प्रश्न नंबर 45 है, भारत सरकार खाद्य मिलावट विवरण नियत। तो उत्तर है 1954।
वर्ष 1954 खाद्य आपामित निवारक अधिनियम समस्त देश में लागू किया गया। वर्ष 1955 में इसके अंतर्गत आवश्यक नियम बनाकर जारी किया गया। इस कानून द्वारा अपद्रव्य तथा झूठे नाम से खाद्यों का बेचना दंडनीय है। प्रश्न नंबर 46 है, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है? तो उत्तर है बी, वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों में, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, निहित होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यद्यपि संविधान के अनुसार भारत में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कर सकता है। प्रश्न नंबर 47, सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बटी होती हैं इसके बीच में? तो उत्तर है केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच में बटी होती हैं। प्रश्न नंबर 48 है, एक संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। तो संविधान द्वारा। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा गणराज्य नहीं है? तो उत्तर है नेपाल गणराज्य नहीं है। प्रश्नकाल में नेपाल असंवैधानिक राजतंत्र था तथा यहाँ पर राजा आनुवंशिक होता था। 2006 में लोकतांत्रिक आंदोलन के पश्चात राजा ने देश की सार्वभौम सत्ता जनता को हस्तांतरित कर दिया। 24 अप्रैल 2006 को संसद की पुनर्स्थापना हुई। 18 मई 2006 को अपनी पुनर्स्थापित सार्वभौमिकता को प्रयोग करके कई नई प्रतिनिधि सभा ने राजा के अधिकार को कटौती कर दी तथा नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। नवनिर्वाचित संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा की पहली बैठक 28 मई 2008 को नेपाल आधिकारिक रूप में एक संघीय गणतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 50, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की? तो उत्तर है सी, इंडोनेशिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में इंडोनेशिया 17 अगस्त 1942 को हॉलैंड के अधिकार से मुक्त होकर स्वतंत्र प्राप्त किया। भारत में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के अधिकार से स्वतंत्रता प्राप्त की। बर्मा, जिसे वर्तमान समय में म्यांमार कहा जाता है, इसने 4 जुलाई 1948 को ब्रिटेन से स्वाधीनता प्राप्त की। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में कौन निम्न में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो उत्तर है डी, उपयुक्त कार्यपालिका की शक्तियाँ, शासन एवं शक्ति के बीच सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनका सुनिश्चित। संविधान राजकीय आचरण का विधान है जो यह निर्धारित करता है कि राज्य में विधिक अंगों का क्या आचरण है। संविधान का संबंध राज्य की सरकार के स्वरूप, संगठन, शक्ति, विभिन्न अंगों, उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों और शासक एवं शासितों के पारस्परिक संबंधों तथा उसके अधिकारों कर्तव्यों की व्यवस्था से होता है।